नमस्ते दोस्तों, कैसे आप लोग। तो आज हमारे साथ में प्रिया बजाज जी हैं, जिन्होंने RS 2018 में 274 रैंक लाके अ, एक अच्छा मुकाम हासिल किया। और आज वो हमारे साथ अपनी लाइफ के कुछ स्ट्रगल, कुछ राह कि किस तरह से उन्होंने इस रैंक को हासिल किया, या क्या उनके लाइफ के पीछे एक मोटिवेशन रहा यहाँ तक पहुंचने का, या क्या उनकी तैयारी रही, इसके बारे में जानेंगे। आज उनसे ही जानेंगे। तो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं कि आप अपने बारे में बताइए कि आप की जर्नी क्या रही, कहाँ से आपने शुरू किया, या किन चीज़ों ने आपको मोटिवेट किया RS की प्रिपरेशन करने में। जी, बिल्कुल सर। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो 2014 तक जब मैंने बीएससी की, मुझे लगता है कि मैंने प्रशासन या फिर ऑफिसर के बारे में सिर्फ और सिर्फ एक टीवी सीरियल के थ्रू सुना था। मेरी अक्सर बिटिया नाम से एक सीरियल आता था। बाकी मैं इस चीज़ से वाकिफ नहीं थी। मेरा एक ही लक्ष्य था कि मुझे पीएमटी क्रैक करना है और मुझे एमबीबीएस मेनली डॉक्टर बनना है। पर सर तब हालात ऐसे थे, कोई घर की सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं थी कि मुझे जो प्राइवेट में मुझे एडमिशन मिल रहा था तो इतना बड़ा डोनेशन हम दे सकते। तो मेरे बड़े भैया हैं, वो पता करके आए थे सिविल सर्विसेज के एग्जाम के लिए, तो मुझे उन्होंने सूरतगढ़ में भाटिया आश्रम में एडमिशन दिलवाया। और मुझे लगता है कि सर वो एक मेरा टर्निंग पॉइंट था, जबकि मैं मेरा बिल्कुल स्ट्रीम जैसे कि साइंस मेडिकल बैकग्राउंड से मैंने स्विच किया आर्ट्स बैकग्राउंड या फिर हम कह सकते हैं सिविल सर्विसेज में। और सर मेरे लिए प्रेरणादायी मेरे हालात ही रहे कहीं ना कहीं, कि मुझे लगता था कि अगर मेरी फैमिली में जो भी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, अगर वो उन्होंने खुद पढ़ाई नहीं की फिर भी वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, तो मुझे कुछ ना कुछ बन के कुछ ना कुछ हासिल करके ही इस घर में वापस आना। तो डेफिनेटली सर प्रॉब्लम्स आई और काफी टाइम भी लगा, क्योंकि आरपीएससी का एक मैकेनिज्म थोड़ा स्लो चलता है। पर मुझे लगता है कि ठीक है, एक इंसान को सहजता रखनी चाहिए और संयम रखना चाहिए, अंततः उसको फल मिलता है। तो मुझे लगता है आज मुझे मिला है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। तो एज अ वुमेन, आप प्रिपरेशन को किस तरह से देखते हैं, और फिर राजस्थान में प्रिपरेशन को एज अ एजुकेशन जो गर्ल्स के लिए, आप उसको किस तरह से देखते हैं। जी सर। सर एज ए वुमन मुझे लगता है कि मुझे पर्सनली एज ए वुमन अपनी फैमिली में प्रॉब्लम नहीं आई, परंतु जो हमारी सराउंडिंग होती है कहीं ना कहीं वो आपकी फैमिली को या आपको पर्सनली तो कुछ ना कुछ कहती जाती है साइड बाय साइड, कि क्या करोगे लड़की को पढ़ा के, आजकल जमाना अच्छा नहीं है, या फिर क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो, ये तो दूसरे घर की लड़की है। परंतु सर मेरी फैमिली में ने मुझ पे फुल ऑन एफर्ट डाले, जिनकी उन कैपेबिलिटी थी उससे ज्यादा एफर्ट मुझ में डाले। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो विश्वास मेरे साथ हमेशा चला। और मुझे लगता है कि सर इंडिपेंडेंट होने के लिए एक शिक्षा ही ऐसा वेपन है जिसके थ्रू एक वुमेन इंडिपेंडेंट हो सकती है, चाहे वो किसी भी फैक्टर में अपना नाम कमाना चाहे तो कमा सकती है। तो मुझे लगता है लड़कियों को आगे आना चाहिए। और जो हमारी जनसंख्या में हमारा 49 या 50% रेशियो है, तो हम हर जो भी डिपार्टमेंट है या फिर हर जो क्षेत्र है उसमें हमें भूमिका सुनिश्चित करनी चाहिए और घर पे नहीं बैठना चाहिए, मुझे लगता बिल्कुल मैम, बिल्कुल आपने एकदम सही बात कही। और एज अ वुमेन थोड़ा मुश्किल भी होता है, लोग भी कुछ कहते हैं, पर फैमिली का सपोर्ट एक अच्छा फैक्टर रहता है लोगों के लिए, जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। तो जब आपने जैसे तैयारी शुरू करी, तो आपकी प्री मेंस और इंटरव्यू की क्या स्ट्रैटेजीज रही थी, कि आपने किस तरह से अप्रोच किया था एग्जाम को। है। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो मेरा प्रथम प्रयास था 2016 का मेरा प्रथम प्रयास था, इसमें मैं प्री तो क्रैक कर पाई, परंतु मेंस में मेरे 30 मार्क्स कम रहे कट ऑफ से। तो सर मेरे लिए एक ये था कि मतलब मेरा होना चाहिए था। हर बच्चे को एक उम्मीद रहती है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो मुझे भी कहीं ना कहीं लगता था कि मेरा सिलेक्शन हो जाना चाहिए। परंतु सर नहीं हुआ, तो मुझे लगा कि ठीक है अब रुकना भी चाहिए। तो मैंने एक महीने का पॉज लिया। उसके बाद सर मेरे जो पर्सन मतलब जो मेरे जिनके साथ मैं नजदीकी जुड़ी हुई थी, मेरे गुरुजन थे, उन्होंने मुझे काफी मोटिवेट किया, वापस से जाने के लिए बोला। मेरी फैमिली ने भी सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे घर पे नहीं बिठाया और एक महीने बाद मैंने वापस उसी जगह पे जहाँ मैं तैयारी करती थी मैं वापस गई। और मैंने देखा कि क्या क्या लूप खोल रहे हैं, क्योंकि हम किसी भी आयोग को या किसी भी जो कमीशन है जो प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करवाते हैं उस पर दोषारोपण नहीं कर सकते थे। मुझे लगता है कमियां एक इंसान में खुद में होती हैं। और
मुझे लगा कि मुझ में कहीं ना कहीं कमी है। तो सर जो सिलेबस है मैंने उसको अपने पास रखा, हमेशा मैंने अपने पास रखा। और मेरा मुझे लगता है कि सिलेबस 2016 का सिलेबस और 2018 के सिलेबस में जब मैं लास्ट में मैंने क्रैक कर पाई एग्जाम को, तो मैंने उसमें सबसे बड़ा अंतर देखा कि एक आप किसी चीज को अंडरलाइन नहीं कर रहे हो और एक आप हर बिंदु को अंडरलाइन करके पढ़ रहे हो। तो मुझे लगा कि मैंने ऑथेंटिक बुक्स पढ़ी और कुछ जिन में मुझे दिक्कत लगती थी कि इन क्षेत्रों में मैं वीक हूँ, क्योंकि कुछ पिलर्स ऐसे रहते हैं जो आप बहुत पढ़ते हो, कॉमनली पढ़ते हो, और किसमें आप वीक होते हो। तो मुझे लगा कि यहाँ मुझे शॉर्ट नोट्स बनाने की जरूरत है, तो मैंने वहां भी कोशिश की कि मैं मुझसे जितना बन पाए तो मैं करूँ। और सिलेबस को हर दम मैंने अपने पास रखा और एज ए जो कि सिलेबस के पॉइंट्स थे, पॉइंट दर पॉइंट पढ़ती गई। और इंटरव्यू में भी मेरी ये स्ट्रेटेजी रही कि मुझे जहाँ से भी मौका मिला, चाहे मुझे ऑनलाइन इंटरव्यू देने का मौका मिला, क्योंकि कोविड का टाइम था तो हम हर जगह पहुंच नहीं पा रहे थे। तो सर मुझे लगता है कि राजस्थान के 7 संभाग है, उनमें 6 संभागों में मैं किसी न किसी ग्रुप में के थ्रू जुड़ी रही। और हम्म। मैंने कोशिश की कि मैं हर जगह इंटरव्यू अपने दूं, ताकि मुझे जो भी मेरे अंदर हेजिटेशन है वो निकल पाए और मैं अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस इंटरव्यू ग्रुप के सामने कर पाऊँ। तो मुझे लगता है ये काफी हेल्पफुल रहा मेरे लिए। बिल्कुल बिल्कुल, और अब वो कॉन्फिडेंस आप में दिख भी रहा है सेलेक्ट होने के बाद कि काफ़ी कॉन्फिडेंस आ चुका है आप में और काफ़ी ज़्यादा चेंज आ गया है। तो जैसे आप सेलेक्ट हो गए, तो सेलेक्ट होने के बाद में आपकी लाइफ में किस तरह से चेंज आया, आप में क्या चेंज आया, और फैमिली का क्या रिएक्शन रहा, या कुछ लोग आसपास जो बात भी करते थे उनका क्या रिएक्शन रहा, तो उसे आप थोड़ा बताइए। सर मुझे ना मेरी तैयारी के दौरान ही ये सुनने को मिलता था हमेशा कि जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा उस दिन आपकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट मान सकते हो आप। और जो अब आप होते हो रियलिटी में, उससे अलग नजरिए से आपको लोग देखने लग जाते हैं और वास्तव में से ये फीलिंग आती है। और आसपास का जो भी लोग ये कहते थे कि आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, या जिन लोगों ने ये बात बोली कि आपकी बेटी को क्यों पढ़ाने जा रहे हो जबकि आपने अपने बेटों को नहीं इतना पढ़ाया या फिर प्राइवेट पढ़ाई करवाई, तो मुझे लगता है उन्होंने हमेशा, जब भी वो मुझसे मिलने आते हैं या फिर आसपास मैं उनके आसपास से निकलती हूँ, तो वो रोक के भी हम मुझे पर्सनली ये बात बोलने की कोशिश करते हैं कि तेरा तो फिक्स था, तू तो शुरू से ही अच्छी पढ़ाई करती थी। तो वो सर बातें बदल जाती है, एक इंसान के प्रति उनका नजरिया बदल जाता है। मुझे लगता है कि आपको जब पोस्ट मिलती है तो आपकी वैल्यू डेफिनेटली बढ़ जाती है, लोगों का नजरिया आपके प्रति चेंज हो जाता बिल्कुल। लोग अब, हमें लोगों की नहीं सुननी पड़ती बात, लोग थोड़ा एडजस्ट करना शुरू कर देते हैं है। हमारे हिसाब से। तो बिल्कुल, वो तो चेंज चेंज आता ही है। तो अ, जैसे इंटरव्यू को लेकर के आपका क्या मेन नज़रिया था कि आप इस तरह से अप्रोच करोगे या ऐसे करोगे, या उसको थोड़ा और अगर आप डिटेल में बता सके तो। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इंटरव्यू की जब तैयारी कर रही थी तो मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल इंट्रोवर्ट मानती हूँ खुद को, मैं इतना एक्सप्रेस नहीं कर पाती खुद को। हम्म। और मुझे लगता है कि किताबें मैंने खूब पढ़ी हैं इन पिछले 7 सालों में, जब से मैंने तैयारी करी है मैंने इसके अलावा कुछ और काम नहीं किया। पर मुझे ऐसा लगता था कि मैं जब बातचीत करती हूँ तो मैं इतना जो मुझ में ज्ञान है उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाती, उसको डिलीवर अच्छे से नहीं कर पाती। और काफी सारे ऑनलाइन ग्रुप मैंने ज्वाइन किए, काफी सारे फ्रेंड्स के साथ मैंने डिस्कशन किया और काफी सारे मॉक दिए, इनका डेफिनेटली मुझे आउटपुट मिला। और मेरी ये स्ट्रेटेजी रही कि अगर इंटरव्यू बोर्ड में मैं जाती हूँ इंटरव्यू देने, तो कुछ ना कुछ, जैसे कि हम बहुत सारे इंटरव्यू सुनते हैं, बहुत सारे इंटरव्यू देते भी हैं, काफी सारे फीडबैक भी लेते हैं। तो इस दौरान मुझे एक ही चीज निकल के कंक्लूजन के रूप में दिखी कि अगर आप 2 या 3 पॉइंट बहुत अच्छे बोले आते हो तो उसका एक इम्प्रेशन क्रिएट हो जाता है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो मेरा बोर्ड था काफी सेटिस्फाइड था, जो मैम मुझे पहले घूर के देख रहे थे स्टार्टिंग में ताकि मैं पैनिक हो जाऊं और मैं प्रेशराइज हो जाऊं, तो वो काफी ज्यादा खुश थे मुझसे जब मैं इंटरव्यू दे रही थी और मैं सबके फेस देख भी रही थी, क्योंकि वो सीरियस बोर्ड होता है। परंतु जब मैं इंटरव्यू आधा फिनिश कर चुकी थी और मेरा लगभग 60% मैंने दिया, तो मुझे लगा कि अब मेरा बोर्ड बहुत सहज है मुझसे और कहीं ना कुछ गेन कर लिया। तो मैं निकली काफी कॉन्फिडेंट निकली और मुझे लगता है कि मेहनत करने के नाते तो मुझे 70 स्कोर जो मैंने किया, तो मुझे लगता है कि अच्छा स्कोर है मेरे हिसाब से। बिल्कुल तो ये बिल्कुल। रही मेरी स्ट्रेटेजी। बिल्कुल काफ़ी अच्छा स्कोर है, 70 जो आपने स्कोर किया।
तो आप ग्रुप सपोर्ट को किस तरह से देखते हो, या फिर जो पीयर ग्रुप होता है आपका, तैयारी करते वक्त भी आपके पीयर्स रहे होंगे, तो उनका सपोर्ट आप किस तरह से देखते हो, कितना हेल्पफुल रहता है एक इंसान के लिए? जी सर, सर जो ये हमारे ग्रुप होते हैं, छोटे छोटे ग्रुप हो सकते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, तो ये काफी हेल्पफुल होते हैं। और जैसे कि हम किसी टीचर के सामने एक्सप्रेस करते हैं, और अगर मुझे लगता है कि एक टीचर के सामने एक इंसान हमेशा से डिसिप्लिन में ही होता है, परंतु अगर मुझे लगता है कि सबसे टफ काम ये होता है कि आप अपने बिल्कुल नजदीकी लोगों के सामने या फिर अपने जो फ्रेंड सर्किल है उसके सामने कैसे डिसिप्लिन में और एक फॉर्मल वे में इंटरव्यू दे पाते हो। तो वो एक ज्यादा टफ लगता है मुझे कि आप बिल्कुल किसी नॉन पर्सन के सामने आप बहुत जिनके सामने आपकी सही में इमेज जो होती है वो भी सामने होती है, परंतु आपको एक बनावटीपन भी दिखाना होता है। तो मुझे लगता है वो एक टफ टास्क है। अगर आप उनके सामने इंटरव्यू दे सकते हो तो आप किसी भी वार्ड के सामने तो दे ही सकते हो। तो मुझे लगता है कि जो भी इंटरव्यू ग्रुप थे, चाहे मैंने ऑनलाइन ग्रुप ज्वाइन किए, चाहे मैंने ऑफलाइन ग्रुप जो अपने आसपास के फ्रेंड्स थे उनके साथ बातचीत करके निकाला, तो ये काफी हेल्पफुल रहा। और मुझे लगता है कि ना केवल हमें इंटरव्यू से पर्सपेक्टिव से मेंस की और प्री की जो भी तैयारी है, क्योंकि कई टॉपिक्स सर ऐसे होते हैं जिसको हम पढ़ तो लेते हैं, परंतु उसकी एक हम कह सकते हैं कि व्यू जो डेवलपमेंट होता है, तो आप जब लोगों से बात करते हैं तो मुझे इस चीज का अब एहसास होता है इस चीज का कि आपको काफी सारी चीजें दूसरों से जब मिलती हैं वो काफी स्टेबल रहती है। तो मुझे लगता है हर स्टेज में आपको कहीं ना कहीं डिस्कशन करना चाहिए, चाहे आप थोड़े टाइम पीरियड के लिए करो, पर करना चाहिए। बिल्कुल मैम, ये तो काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जिससे आपको अलग अलग पर्सपेक्टिव्स भी देखने को मिले होंगे एक बिल्कुल पर्टिकुलर चीज़ को देखने के, तो उससे भी बिल्कुल। काफ़ी हेल्प हो जाती है। तो एक अगर अगर कोई आपके सामने एक प्रॉब्लम रखता है कि उसके जो आसपास का माहौल है वो नॉन सपोर्टिव है बहुत ज़्यादा, कि वो उस लड़के या लड़की को सपोर्ट इतना ज़्यादा नहीं है किसी एग्ज़ाम को फाइट करने का या पढ़ने का, तो आप उनको किस तरह से गाइड कर सकते हो कि आप ये चीज़ करें या आप ये चीज़ करें? बिल्कुल सर। सर सबसे पहले तो एक इंसान में खुद में मतलब एक डिग्निटी होनी चाहिए, या फिर एक मतलब तपस्या ही मैं मान सकती हूँ। कोई भी आप आजकल का कंपटीशन फाइट करने की कोशिश करते हो तो कोई भी वो शॉर्टकट नहीं है किसी भी चीज के लिए। तो मुझे लगता है सबसे पहले तो उसको स्टेबिलिटी चाहिए, अपने मस्तिष्क में ये चाहिए कि लोग चाहे कुछ भी कहें, सिर्फ और सिर्फ अगर आपको एक या दो इंसान भी सपोर्ट करने वाले हैं आसपास के, तो आप उनका सपोर्ट लेके भी जिस मुकाम पर आप जाना चाहें जा सकते हैं। पर इसके लिए सबसे जरूरी तो यही है कि बच्चे में खुद में दृढ़ निश्चय हो। और मुझे लगता है कि राजस्थान में या फिर हम आयोग के अलावा भी हम जब ऑल ओवर देखते हैं कि अगर कोई सेंटर का एग्जाम हो रहा है या स्टेट पीसीएस के अन्य एग्जाम हो रहे हैं, तो सबसे ज्यादा जरूरी सर एक बच्चे का दृढ़ निश्चय रहता है। उसमें हेल्प काफी चीजें करती हैं, फैमिली का सपोर्ट काफी मैटर करता है खासकर लड़कियों के लिए। और कोचिंग का भी काफी योगदान रहता है, ऑनलाइन जो स्टडी मटेरियल है उनका भी काफी योगदान रहता है, और काफी फैक्टर्स रहते हैं। परंतु सबसे बड़ी उसकी जो दृढ़ निश्चय है या फिर उसका जो फोकस है वो मैटर करता है। अगर वो फोकस है, मुझे लगता है धीरे धीरे सिचुएशन उसके अनुकूल होने लग जाती है। आज नहीं तो कल जब लोग उसका समर्पण देखेंगे पढ़ाई के प्रति, तो दृढ़ निश्चय देखेंगे, तो धीरे धीरे बदलाव आता है मुझे लगता है। और काफी लोग अवेयर भी हैं आजकल, पढ़ाई की वैल्यू सबको पता चल रही है। एक आखिरी सवाल आपसे कि जो पढ़ाई का स्केड्यूल कैसे डिसाइड करें, कि ये स्केड्यूल है ये सही है, या हम जिस जगह पे पढ़ते हैं तो टेबल को किस तरह से जमाएं, या आसपास का क्या माहौल रहे जिससे कि हमारी कंसिस्टेंसी बनी रहे? तो ठीक है। जैसे कि सर हर बच्चा अपने आप में डिफरेंट होता है, और हर बच्चे का पैटर्न भी पढ़ाई करने का डिफरेंट होता है। किसी को लाइब्रेरी में ज्यादा सूटेबल लगता है, किसी को रूम में ज्यादा सूटेबल लगता है, किसी को ऑन टेबल और चेयर पे अच्छा लगता है पढ़ना, या फिर कोई नीचे बैठ के भी, मैंने काफी बच्चों को देखा और पर्सनली मैं भी नीचे बैठ के पढ़ने की कोशिश करती थी ताकि नींद कम आए। और सर जब भी हम बुक्स पढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि आपके पास, जैसे कि आपने ज्योग्राफी स्टार्ट करनी है तो आपके पास एक या दो बुक्स होनी चाहिए जिसको आपने पढ़ना है, साथ में आपके पास मैप होना चाहिए, एक वाटर बॉटल आप पास में रखें ताकि आपको बार बार उठ के जाना ना पड़े, एक पेंसिल पेन आपके पास होना चाहिए। और मुझे लगता है दैट्स इनफ।
और आपको पढ़ाई में लग जाना चाहिए जब तक कि आपको लगे कि हाँ मैंने ये टॉपिक मेरा ये फिक्स किया था ये पूरा नहीं कर लिया। और ऐसे नहीं कि आप अपने साथ धोखा करें, मुझे लगता है कि इंसान जब खुद के साथ धोखा नहीं करता सब सेट है फिर। और मुझे लगता है कि ये सफिशिएंट है और इंसान को पढ़ते रहना चाहिए, स्किप नहीं मारना चाहिए कि आज मैंने 11 घंटे पढ़ लिया तो मैं कल मस्ती मारूंगा। हफ्ते में एक दिन आप कर सकते हो, संडे आपको मिलता है, परंतु आपकी कंटिन्यूटी नहीं टूटनी चाहिए और धीरे धीरे आपको पढ़ते रहना चाहिए। ओके मैम, तो काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके, और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड वे में कई लोगों को पता चला कि किस तरह से आरएस का प्रिपरेशन होती है, कैसे एग्ज़ाम देते हैं, क्या चेंजेस आते हैं लाइफ में, और किस तरह से लोग भी मोटिवेट होंगे। आपका इंटरव्यू देखने के बाद में काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स हैं जो मोटिवेट होंगे, उन्हें लगेगा कि हाँ अब समय आ गया है कि पढ़ा जाए और डेडिकेटेड हुआ जाए एग्ज़ाम को लेकर के। तो काफ़ी अच्छा लगा मैम आपसे बात करके, और थैंक यू सर। बेस्ट ऑफ लक आपके फ्यूचर के लेकर के, कि जब आप अधिकारी बनेंगे और आप एक फॉर्मल वे में खुद को प्रेजेंट करेंगे, तो उसके लिए भी आपको थैंक काफ़ी यू सर। ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस और बेस्ट ऑफ लक मैम। थैंक यू सर। ठीक है मैम, थैंक यू। ओके मैम।